एवरीवन, वेलकम बैक टू ब्रेनीपीडिया स्किल्स। आई एम नेहा एंड आज का जो हमारा टॉपिक है ना, इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे इंटरनेशनल ग्रुप्स के बारे में। पूरे विश्व में ग्लोबली कई सारे ऐसे अंतर्राष्ट्रीय ग्रुप्स होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संगठन होते हैं जो कि हमें यूपीएससी के अंतर्गत पढ़ने होते हैं और समझने होते हैं। उन सभी इंटरनेशनल ग्रुप्स को, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को आज हम इस क्लास के अंतर्गत समझेंगे। उनकी क्या इंपॉर्टेंस है, कब इस्टेब्लिशमेंट हुआ, कौन कौन सी कंट्रीज़ मेंबर हैं, क्या एम है और सबसे इम्पॉर्टेंट उस ग्रुप के अंतर्गत इंडिया का क्या रोल है। क्योंकि हम इंडिया में रहते हैं, इंडिया के ही एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो इंडिया का जो रोल है, इंडिया का जो सिग्निफिकेंस है, वो हमें जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो आज की क्लास में बेसिकली हम सभी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को कवर करेंगे। उन सभी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को क्यों इस्टेब्लिश किया गया, क्या उनके पीछे का मोटिव है, किस प्रकार से कार्य करते हैं, कौन कौन सी मेजर कंट्रीज़ उनकी मेंबर देखने को मिल जाती हैं, इन सभी चीज़ों को हम आज समझने वाले हैं। सबसे पहले एक सवाल होता है कि इंटरनेशनल ग्रुप्स क्या होते हैं। इंटरनेशनल ग्रुप्स वो ग्रुप्स होते हैं जहाँ पे बहुत सारी कंट्रीज़ आपस में मिलके किसी एक गोल को टारगेट करके उस गोल को अचीव करने के लिए कार्य करती हैं। फॉर एग्जांपल, सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूँगी आज के पहले ग्रुप के साथ, जो कि है ग्रुप ऑफ 7, जिसे हम मोस्ट फेमसली G7 के नाम से भी जानते हैं। अभी जो G7 है ना, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पे 7 कंट्रीज़ रहने वाली हैं। G7 इज़ अ इनफॉर्मल ग्रुप ऑफ 7 एडवांस्ड इकोनॉमी। अभी जो G7 है ना, एक इनफॉर्मल ग्रुप है जो 7 कंट्रीज़ होती हैं उन कंट्रीज़ का, और उन कंट्रीज़ के फ्लैग्स आपको यहाँ पे विजिबल होंगे। चलिए उन कंट्रीज़ के बारे में थोड़ा और जानते हैं। तो यहाँ पे हमें जो यहाँ पे मेंबर कंट्रीज़ देखने को मिलेंगी वो होंगी USA, UK, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली एंड जापान। अब यहाँ पे जो यूरोपियन यूनियन होता है वो भी इस पूरे ही ग्रुप में पार्टिसिपेशन तो दिखाता है, लेकिन पार्टिसिपेशन के अलावा यहाँ पे ये इस ग्रुप का कोई भी परमानेंट मेंबर की तरह हमें नज़र नहीं आता। यूरोपियन यूनियन क्या होता है? दरअसल यूरोपियन यूनियन, यूरोप में जो कंट्रीज़ होती हैं उन सभी का यूनियन होता है। 27 कंट्रीज़ का यूनियन यहाँ पे हमें देखने को मिल जाता है यूरोपियन यूनियन के अंतर्गत। और अगर इसके लिए आपको और अच्छे से समझना है व्हाट इज़ यूरोपियन यूनियन, तो हमारे चैनल पे ऑलरेडी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की एक क्लास अवेलेबल है। जिस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की क्लास में पूरे वर्ल्ड में जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, UNO हुआ, WTO हुआ, WHO हुआ, वर्ल्ड बैंक हुआ, IMF हुआ, इस प्रकार के सारे बड़े बड़े इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को हमने वहाँ पे डिस्कस किया है। हालांकि इन टॉपिक्स को भी हमने वहाँ डिस्कस किया था, बट इट वॉज एक्सट्रीमली शॉर्ट एंड प्रिसाइज। काफ़ी शॉर्ट और काफ़ी प्रिसाइज तरीके से हमने वहाँ पे इन टॉपिक्स को डिस्कस किया था। लेकिन आज की इस क्लास में हम इन सभी टॉपिक्स को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसा कि हमने यहाँ पे देखा अभी तक कि यूरोपियन यूनियन जो है इस पूरे ही ग्रुप के फंक्शंस में पार्टिसिपेट तो करता है, पर यहाँ पे इसका मेंबर के तौर पे हमें नज़र नहीं आता। अगर मैं बात करूँ इस पूरे ही G7 के ग्रुप के इस्टेब्लिशमेंट की, तो 1975 में इस ग्रुप का हमें इस्टेब्लिशमेंट देखने को मिल जाता है टू डिस्कस ग्लोबल इकोनॉमिक पॉलिसी। अब इसका इस्टेब्लिशमेंट क्यों हुआ? ताकि जो पूरे विश्व में जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ होती हैं उसे डिस्कस किया जा सके। बेसिकली किस प्रकार की अच्छी अच्छी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को हम लेकर आएँ जिससे ये सारे ही जो मेंबर कंट्रीज़ हैं, मेंबर देश हैं, इनकी इकोनॉमी को बूस्ट मिले और ये इकोनॉमिकली और ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करें। यहाँ पर देखिए, एक बात बताती हूँ, जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं या फिर इंटरनेशनल ग्रुप्स मेजरली, वो सभी इसी चीज़ पे बेस्ड होते हैं कि किस प्रकार से मेहनत करके, किस प्रकार से अलग अलग नियमों को, पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करके, फॉर्मेशन करके हम अपनी कंट्री की इकोनॉमी को बूस्ट कर सकें। हर देश इसी कोशिश में होता है जब वो किसी ऑर्गेनाइजेशन का, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का मेजरली हिस्सा बनता है। तो ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं। मेजर ऑब्जेक्टिव हमें यहाँ पे कुछ इस प्रकार से देखने को मिलते हैं दैट इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड पॉलिसी कोऑर्डिनेशन, ताकि ये जो देश हैं, इन पूरे ही देशों में जो मेंबर कंट्रीज़ हमें ये जो मेंबर कंट्रीज़ हमें देखने को मिलती हैं, इन मेंबर कंट्रीज़ की जो इकोनॉमी है उसे बूस्ट किया जा सके। साथ ही साथ यहाँ पे पॉलिसी कोऑर्डिनेशन जो है, मतलब ये देश आपस में मिलके एक बेहतर कोऑर्डिनेशन जो है जनरेट कर सके उन सारी ही पॉलिसी फॉर्मेशन में। पहले तो हमें क्या करना है, इस बात को इंश्योर करना है कि हमारे जो पूरा G7 का ग्रुप है, इसमें रहने वाली जो कंट्रीज़ हैं इनकी इकोनॉमी को स्टेबिलिटी मिले, इकोनॉमी सही तरीके से काम करे, यहाँ पे किसी प्रकार की गरीबी या फिर इकोनॉमिक बोलना चाहिए एक तरीके से डाउनफॉल, इकोनॉमिक डाउनफॉल हमें देखने को ना मिले। साथ ही साथ इस चीज़ को भी इंश्योर करना है कि जिस प्रकार की पॉलिसीज़ बनाई जा रही हैं वो सही प्रकार से कोऑर्डिनेशन के थ्रू बनाई जाए। देन होता है यहाँ पे क्लाइमेट चेंज एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट एज वेल। अब देखिए, यहाँ पे सिर्फ इकोनॉमी पे फोकस नहीं किया जा रहा,
साथ ही साथ पूरे विश्व में जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्लाइमेट में कॉन्स्टेंटली बदलाव आ रहा है, मौसम चेंज हो रहे हैं, कभी भी कोई भी सीज़न आ जा रहा है जिसके कारण ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, एयर पॉल्यूशन हो रहा है। इस प्रकार के कई सारे नेगेटिव फिनोमेन्स जो हैं काफ़ी स्पीड में हमें बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। तो इन्हीं चीज़ों से अपने सोसाइटी को, अपने पूरे अर्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए किस प्रकार के एक्टिविटीज़ को हमें परफॉर्म करना चाहिए, बेसिकली जो पोल्यूशन है उस पर किस प्रकार से कंट्रोल करें, किस प्रकार से क्लाइमेट चेंज होने से रोकें, किस प्रकार से एनवायरनमेंट को कंजर्व किया जाए, इस प्रकार की बातें भी हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगी। फिर होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसके बारे में भी बात की जाती है ना। व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट? सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंतर्गत हम अपने रिसोर्सेज का कुछ इस प्रकार से इस्तेमाल करते हैं कि हमारी जो नीड्स हैं, हमारी जो भी ज़रूरतें हैं वो तो फुलफिल हो ही जाए, साथ ही साथ भविष्य में फ्यूचर जनरेशन जो आने वाली है उनके लिए भी हम उस रिसोर्स को प्रोटेक्ट कर सकें, प्रिजर्व कर सकें। मतलब कि हम रिसोर्सेज का इस्तेमाल तो करेंगे लेकिन किसी भी रिसोर्स का ओवर यूज़ नहीं करेंगे, उस रिसोर्स को इतना हद तक इस्तेमाल नहीं कर लेंगे हम लोग कि उस रिसोर्स को हम ख़त्म ही कर दें या फिर बिल्कुल ही डिप्लीट कर दें, बिल्कुल ही यहाँ पे ख़राब करके रख दें। इस प्रकार से इस्तेमाल हम उस चीज़ का नहीं करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे इसका एक और ऑब्जेक्टिव हमें देखने को मिलता है जो कि है ग्लोबल सिक्योरिटी। मतलब पूरे ही विश्व में यहाँ पे सिक्योरिटी को एक तरीके से मेंटेन करना, कोई भी नेशन किसी दूसरी नेशन को थ्रेट ना दे पाए, किसी प्रकार के नुकसान यहाँ पे देखने को ना मिले, किसी प्रकार का खतरा हमें अपने ग्लोबली नज़र ना आए पूरे ही विश्व में, इस चीज़ को भी इंश्योर करते हैं। साथ ही साथ ये जो जियोपॉलिटिकल इश्यूज़ हैं उसके ऊपर भी अपना एक एड्रेस देते हैं, जियोपॉलिटिकल इश्यूज़ को भी रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब जियोपॉलिटिकल इश्यूज़ वो इश्यूज़ हो जाते हैं मेजरली जब 2 या 3 कंट्रीज़ किसी इशू में इन्वॉल्व हों, किसी टॉपिक को लेकर लड़ाई झगड़ा कर रही हों, कॉन्फ्लिक्ट कॉन्स्टेंटली हमें देखने को मिल रहा हो। इस प्रकार के इश्यूज़ की यहाँ पे बात की जा रही है। इंडिया के रोल की बात करना चाहूँगी कि भाई इस पूरे ही G7 जो पूरा ग्रुप है G7 का, इसमें हमारे देश का क्या रोल होता है। इंडिया इज़ नॉट अ मेंबर बट हैज़ बीन इनवाइटेड एज अ गेस्ट नेशन इन मल्टीपल समिट। अब जो हमारा देश है G7 का हिस्सा तो नहीं है, पर ऐसी कई सारी समिट रही हैं, ऐसी कई सारी मीटिंग्स रही हैं जिसमें हमारे देश को एज अ गेस्ट यानी मेहमान के तौर पर इन्वाइट किया गया है। इंडिया कोलैबोरेट्स विद G7 ऑन क्लाइमेट एक्शन, डिजिटल इकोनॉमी एंड ग्लोबल ट्रेड। हमारा देश G7 कंट्रीज़ के साथ क्लाइमेट एक्शन, जैसे कि अभी हमने बात की थी, क्लाइमेट चेंज भी इनका एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। तो क्लाइमेट के रिगार्डिंग जो भी इम्पॉर्टेंट एक्शंस होते हैं, जो भी एक्टिविटीज़ बेसिकली यहाँ परफॉर्म की जाने वाली हैं, जिस प्रकार के एक्शंस लिए जाने वाले हैं क्लाइमेट चेंज से हमारी दुनिया को बचाने के लिए, उन एक्शंस में हमारा देश जो है G7 कंट्रीज़ के साथ कोलैबोरेट करता है। साथ ही साथ जो डिजिटल इकोनॉमी है उस चीज़ को भी बूस्ट करने के लिए, उस चीज़ को भी बढ़ाने के लिए हमारा देश G7 कंट्रीज़ के साथ यहाँ पे कोलैबोरेट करता हुआ नज़र आता है। साथ ही साथ ग्लोबल ट्रेड, मतलब पूरे ही विश्व के साथ जो व्यापार है, इस चीज़ को भी बढ़ावा देने के लिए, प्रमोट करने के लिए हमारा देश G7 कंट्रीज़ के साथ कोलैबोरेट करता हुआ दिखता है। देन है ग्रुप ऑफ 20, यानी कि जिसे हम मोस्ट फेमसली G20 के नाम से जानते हैं। G20 इज़ अ प्रीमियर फोरम ऑफ इंटरनेशनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन। अब यहाँ पे देखिए नाम से पता चल रहा है कि इनका भी मेजर ऑब्जेक्टिव क्या होने वाला है। इकोनॉमिक जो ग्रोथ होगी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो होगा वो हमें देखने को मिलेगा। किस प्रकार से? इट वॉज इस्टेब्लिश्ड इन 1999 आफ्टर एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस। 1999 के समय यहाँ पे काफ़ी बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस हमें देखने को मिलता है एशिया के पूरे ही एरिया में। तो उसके बाद यहाँ पे 1999 में G20 का जो ग्रुप था इसका फॉर्मेशन किया गया। मेंबर्स की यदि मैं बात करूँ, 19 कंट्रीज़ देखने को मिलती हैं हमें। इसके साथ साथ यूरोपियन यूनियन भी जो है यहाँ पे G20 कंट्रीज़ का हमें हिस्सा देखने को मिल जाता है। मेजर कंट्रीज़ की यदि मैं बात करूँ, कौन कौन सी मेजर कंट्रीज़ हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी, वो होंगी USA, UK, इंडिया, चाइना, रशिया, ब्राज़ील, जापान, जर्मनी, फ्रांस एट्सेट्रा। ये दुनिया के कुछ बड़े बड़े देश हैं जो कि हमें G20 के मेंबर्स के तौर पे नज़र आते हैं। चलिए देन ऑब्जेक्टिव की मैं बात करना चाहूँगी कि भाई ये जो G20 का ग्रुप बनाया गया, 20 नेशंस का ये ग्रुप बनाया गया है, इसमें क्या मेजर ऑब्जेक्टिव है? ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था कि यहाँ पे इनका जो मेजर गोल होगा वो होगा पूरे ही विश्व में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को इंश्योर करना। मतलब सारे ही देश फाइनेंशियली स्टेबल रहे, कोई देश बहुत ज़्यादा अमीर और कोई देश बहुत ज़्यादा गरीब ना हो, इस प्रकार की बोलना चाहिए। ये लोग इस प्रकार के एक्ट्स को लेकर आते हैं, इस प्रकार से ये लोग काम करते हैं, इस प्रकार के
बोलना चाहिए नियम कानून जो है, पॉलिसीज़ वगैरह जो हैं उसे इम्प्लीमेंट कराने की कोशिश करते हैं, जिसके अंतर्गत ये पूरे ही विश्व में ग्लोबली इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। इसके बाद ये पूरे ही विश्व में इकोनॉमिक ग्रोथ जो है उसे भी डेवलप करने की कोशिश करते हैं। ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन की बात की जाती है यहाँ पे। फिर उसके बाद क्लाइमेट चेंज और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की भी बात होती है। अभी हमने देखा कि G7 कंट्रीज़ जो हैं वो भी क्लाइमेट चेंज के ऊपर कार्य कर रही हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर कार्य कर रही हैं। इसका मतलब ये है कि विश्व में सभी को पता है कि यदि हमें सर्वाइव करना है तो हमें अपने पर्यावरण का संरक्षण करना होगा। साथ ही साथ हमारे जो रिसोर्सेज हैं, जो नेचुरल रिसोर्सेज हमें प्रदान किए गए हैं, उनका भी सही तरीके से इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि यदि हम नहीं करेंगे तो ये G7, G20 या फिर कोई और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन या ग्रुप, ह्यूमैनिटी जो है, इंसान जो हैं, उन्हें यहाँ पे पूरी धरती से वैनिश होने से नहीं बचा सकते। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हर ग्रुप का एक ऑब्जेक्टिव हमें क्लाइमेट चेंज और सस्टेनेबल डेवलपमेंट तो देखने को मिल ही जाता है। मेजर गोल्स जो हमें देखने को मिलते हैं, मेजर ऑब्जेक्टिव जो हमें देखने को मिलते हैं, यूजुअली या तो वो इकोनॉमी की बात की जाती है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की बात की जाती है, और अगर ये नहीं तो क्लाइमेट चेंज और सस्टेनेबल डेवलपमेंट तो हमें देखने को मिलता ही है। मेजरली जो हमारे इंटरनेशनल ग्रुप्स होते हैं ना, उसमें बहुत सारी कंट्रीज़ मिलके उनका जो मेजर गोल होता है वो अपनी और अपने जो भी मेंबर हैं उस ग्रुप के, उन देशों की इकोनॉमी को बूस्ट करना होता है कि किस प्रकार से हम साथ में मिलके कार्य करें कि आपकी और हमारी दोनों की ही इकोनॉमी क्या हो जाए, बूस्ट हो जाए, दोनों की ही इकोनॉमी बढ़ जाए। किसी न किसी पॉसिबल वे से ट्रेड करेंगे, आपस में ट्रेड की जो रूल्स होंगे उन्हें थोड़ा आसान बना देंगे, टैक्स कम कर देंगे, इस प्रकार के कई सारे अलग अलग जो मेथड्स होते हैं उन्हें यहाँ पे ये सारी कंट्रीज़ इस्तेमाल करती हैं, ताकि वो अपने साथ साथ अपने जो ग्रुप के मेंबर्स की कंट्रीज़ हैं उनकी इकोनॉमी को बूस्ट कर सकें, सभी कंट्रीज़ में इकोनॉमिक ग्रोथ हमें देखने को मिल सके। इसके बाद यहाँ पे जो एक और ऑब्जेक्टिव है वो है क्लाइमेट चेंज। मतलब क्लाइमेट चेंज से अपने पूरे दुनिया भर के लोगों को प्रोटेक्ट करना, ऐसी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करना जिससे क्लाइमेट चेंज को हम कम कर सकें। इसके अलावा सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर भी ध्यान देना। अब ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है इसमें हमारा देश भी काफ़ी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता हुआ नज़र आता है। इंडिया के रोल की मैं बात करना चाहूँगी। सबसे करंट रोल जो अभी हमें इंडिया का G20 में देखने को मिलता है, सन 2023 में हमारे देश ने G20 समिट को होस्ट किया था, एम्फेसिंग डिजिटल इकोनॉमी। और इसमें हमारे देश में पूरे दुनिया भर से लोग आए थे। बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स हमें इस समय अपने इंडिया में देखने को मिले, जिन्होंने इंडिया को काफ़ी अलग तरीके से एक्सपीरियंस किया। इसके बाद हमें कई सारे इन्वेस्टमेंट भी अपनी कंट्री में देखने को मिले थे, एम्फेसाइजिंग डिजिटल इकोनॉमी। अब जब ये G20 का समिट हमारे देश में हुआ, इसमें हमारे देश ने सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ पे एम्फेसाइज़ किया, मतलब सबसे ज़्यादा किसी चीज़ पे जोर लगाया, मतलब किसी चीज़ को सबसे ज़्यादा प्रमोट किया अगर विश्व भर में, तो वो थी डिजिटल इकोनॉमी। मतलब जो QR करके स्कैन वगैरह हम करते हैं, क्लाइमेट फाइनेंस, साथ ही साथ ग्लोबल साउथ कोऑपरेशन। अब देखिए, अब यहाँ पे क्लाइमेट फाइनेंस का मतलब होता है कि क्लाइमेटिक कंडीशंस जो हैं उनमें सुधार लाने के लिए, उनको और थोड़ा बेटर बनाने के लिए हमारा देश यहाँ पे फाइनेंस इकट्ठा करने वाला है। मतलब गेटिंग मनी टू बेटर और क्लाइमेटिक कंडीशन, ताकि हमारे यहाँ की जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं उनमें सुधार करने के लिए, उनमें और बेटरमेंट लाने के लिए हमारी जो कंट्री है उन्होंने फाइनेंशियल जो हेल्प थी, जो मनी थी, उसे कलेक्ट करने की कोशिश करी। साथ ही साथ यहाँ पे ग्लोबल साउथ कोऑपरेशन की बात की गई। मतलब जो एशिया, अफ्रीका और जो मेजरली लैटिन अमेरिका वाले कंट्रीज़ होती हैं ना, यहाँ पे उनके साथ जो ट्रेड है, जो व्यापार है, उसे यहाँ पे और ज़्यादा बढ़ाने की बात की गई। मतलब बेसिकली यहाँ पे एशियन कंट्रीज़ पे और जो हमारा साउथ अफ्रीकन कंट्रीज़ है इनके ऊपर ज़्यादा, अफ्रीकन कंट्रीज़ जो साउथ वाली कंट्रीज़ जो हो जाती है मेजरली हमारे अर्थ में, उन कंट्रीज़ को यहाँ पे सपोर्ट प्रदान करने की बात की गई और उनके साथ ट्रेड, व्यापार को और बढ़ाने की बात की गई। इंडिया एडवोकेट्स फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ एंड फेयर ग्लोबल ट्रेड पॉलिसीज़। अब यहाँ पे इंडिया ने इस चीज़ को भी इंश्योर किया कि पूरे ही विश्व में जितने भी देश हैं उन सभी देशों के साथ मिलके हम डेवलपमेंट की ओर जाएं, ना कि सिर्फ किसी बड़े देश या फिर अमीर देश के साथ ही। मतलब जो ग्रोथ है उस पर सभी देशों का अधिकार होना चाहिए, चाहे वो देश छोटा हो या फिर वो देश बड़ा ही क्यों ना हो। सभी देश यहाँ पे मिल के ग्रो करें, सभी देश यहाँ पे मिल के यहाँ पे डेवलपमेंट की ओर जाएँ। इस प्रकार की पॉलिसीज़ की डिस्कशंस जो है हमें इस समिट के अंतर्गत देखने को मिली। बेसिकली इंडिया ने सभी के विकास की बात की। देन है ब्रिक्स जो होता है ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका को मिला के एक पूरा ही इंटरनेशनल ग्रुप हमें नज़र आ जाता है। और ये इसका जो अगर आप ग्लोबली बात करें, कुछ इस प्रकार के ग्रुप की कंट्रीज़ ग्लोबली हमें देखने को मिल जाती हैं। वो होंगी रशिया, चाइना, इंडिया, साउथ अफ्रीका एंड ब्राज़ील।
चलिए इनके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। ये जो ब्रिक्स का पूरा है इंटरनेशनल ग्रुप है, इसका फॉर्मेशन हमें 2009 में देखने को मिल जाता है एज एन इकोनॉमिक ब्लॉक ऑफ इमर्जिंग इकोनॉमीज़। अब ये जहाँ पे गिव मी अ सेकंड प्लीज़, यस, सो बेसिकली इस पूरे ही ग्रुप का फॉर्मेशन सन 2009 में किया गया था और इसमें वो सारे देश हमें देखने को मिल जाते हैं जो कि विश्व में एट प्रेजेंट में एज एन इमर्जिंग इकोनॉमीज़ के तौर पे नज़र आते हैं। मतलब इन देश की इकोनॉमी हर साल दर बदर बढ़ती हुई हमें नज़र आती है। यदि मैं बात करूं, ये जो पूरा ही ग्रुप है ब्रिक्स का, ये विश्व की 40% पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है। मतलब पूरे ही विश्व की, पूरी ही दुनिया की 40% पॉपुलेशन जो है हमें इन देशों के अंतर्गत नज़र आती है। साथ ही साथ इस पूरे ही ग्रुप में पूरे ही विश्व की, पूरे ही वर्ल्ड की 25% ग्लोबल जीडीपी हमें देखने को मिल जाती है। तो आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना स्ट्रॉन्ग तरीके से इंटरनेशनल ग्रुप ये हमें नज़र आता है। अगर आप इस ग्रुप पे वापस से ध्यान से देखें तो चाइना, रशिया, इंडिया, साउथ अफ्रीका और ब्राज़ील अपने अपने कॉन्टिनेंट्स के स्ट्रॉन्ग नेशंस में से एक देखने को हमें मिल जाते हैं और ये सभी स्ट्रॉन्ग नेशंस यहाँ पे मिलके इस पूरे ही ग्रुप के अंतर्गत साथ में कार्य करने वाले हैं। किस प्रकार के कार्य, चलिए समझते हैं। ऑब्जेक्टिव की यदि मैं बात करूँ कि भाई ब्रिक्स का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, तो इकोनॉमिक कोऑपरेशन, अगेन इकोनॉमी की बात की जा रही है, एंड ट्रेड एक्सपांशन, मतलब अपने एक दूसरे का व्यापार जो ट्रेड है उसे एक्सपांड करने की, उसे बढ़ाने की बात की जा रही है। डेवलपमेंट फाइनेंस थ्रू द न्यू डेवलपमेंट बैंक। अब यहाँ पे जो फाइनेंस है, जो मनी है, उस चीज़ में डेवलपमेंट करना, उस चीज़ में तरक्की की ओर जाना, उस चीज़ में विकास करना, किसके द्वारा, न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसे हम एनडीबी के नाम से भी जानते हैं। अब एनडीबी के बारे में यदि आप और इन्फॉर्मेशन गेन करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो जो हमारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वाली क्लास है, जो वीडियो है, आप उन दोनों ही वीडियोस को गो थ्रू कीजिए, क्योंकि उन वीडियोस में हमने न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में काफ़ी अच्छे तरीके से चीज़ें समझी हैं। तो बेसिकली यहाँ पे मेजर ऑब्जेक्टिव जो ब्रिक्स का है वो यही रहने वाला है कि हम किस प्रकार से आपस में एक दूसरे के ट्रेड को, व्यापार को बढ़ाएं, इकोनॉमिक कोऑपरेशन मतलब साथ में मिलकर कार्य करें, इस प्रकार से कार्य करें कि एक दूसरे की इकोनॉमी को हम बढ़ा सकें, बूस्ट प्रदान कर सकें। साथ ही साथ यहाँ पे जो फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, फाइनेंस जो है उसमें भी ग्रोथ करने के लिए क्या करा है इन्होंने, न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है इसका फॉर्मेशन यहाँ पे किया है। चलिए इंडिया के रोल की यदि मैं बात करूं कि ब्रिक्स में इंडिया का क्या रोल है। इंडिया इज़ अ फाउंडिंग मेंबर एंड प्लेज अ की रोल इन टेक्नोलॉजी, ट्रेड एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन। अब जो हमारा देश है ब्रिक्स का फाउंडिंग मेंबर हमें देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ हमारा जो देश है यहाँ पे टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए, व्यापार को बढ़ाने के लिए, साथ ही साथ सिक्योरिटी कोऑपरेशन मतलब एक दूसरे के साथ इस प्रकार से रिलेशंस मेंटेन करना, सिक्योरिटी साथ में रह के काम करना, सिक्योरिटी के साथ कार्य करना, इन चीज़ों को प्रमोट करने के लिए, इन चीज़ों का प्रमोशन करने के लिए हमारा जो देश है काफ़ी इंपॉर्टेंट की रोल जो है प्ले करता है। इंडिया प्रमोट्स ब्रिक्स एक्सपांशन टू इंक्लूड मोर डेवलपिंग नेशन। अब यहाँ पे इंडिया जो है ब्रिक्स के एक्सपांशन को प्रमोट करता है ताकि यहाँ पे और सारे जो डेवलपिंग नेशंस हैं वो यहाँ पे आगे बढ़ के आएँ और ब्रिक्स का हिस्सा बने, ताकि यहाँ पे बहुत सारे जो और भी दुनिया भर में डेवलपिंग नेशंस हैं जो कि डेवलपमेंट की ओर जा रहे हैं, उन नेशंस को यहाँ पे हम ब्रिक्स का हिस्सा बनाएं। साथ ही साथ उनकी इकोनॉमीज़ को भी ग्रो करें, उनके साथ व्यापार करें, ताकि उनकी इकोनॉमीज़ तो ग्रो हो ही, साथ ही साथ हमारे जो ब्रिक्स के और नेशंस हैं उनकी इकोनॉमीज़ में भी हमें और बूस्ट और ग्रोथ देखने को मिल जाए। इस प्रकार की चीज़ें जो हैं हमारा इंडिया प्रमोट करता है। देन है नेक्स्ट इंटरनेशनल ग्रुप जो कि हम सार्क के नाम से जानते हैं, और अगर इसके मैं फुल फॉर्म की बात करूं तो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन इसका फुल फॉर्म होता है। अब ये किस प्रकार से कार्य करता है समझेंगे आगे। इसके पहले इसके मेंबर्स की यदि मैं बात करूं तो मेंबर्स हमें इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, मालदीव्स, भूटान एंड नेपाल देखने को मिल जाता है। अगर मैं बात करूं इसके इस्टेब्लिशमेंट की तो 1985 में हमें इस पूरे ही ग्रुप का इस्टेब्लिशमेंट देखने को मिल जाता है। क्यों यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट किया गया? टू प्रमोट रीजनल कोऑपरेशन इन साउथ एशिया, मतलब जो साउथ एशिया की कंट्रीज़ हैं बेसिकली साथ में मिलकर कार्य करें, एक दूसरे के साथ में एक दूसरे को सपोर्ट करें, एक दूसरे के साथ एक हेल्दी रिलेशनशिप मेंटेन करें, हेल्दी डिप्लोमेटिक रिलेशंस मेंटेन करें, ताकि ये सारी ही कंट्रीज़ आपस में मिलके डेवलपमेंट की ओर जाए, ग्रोथ की ओर जाए, एक दूसरे को मदद करें, किसी के पास कोई कमी हो तो कोई और नेशन प्रदान कर दे, ट्रेड में हेल्प करें, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में हेल्प करें। इस प्रकार से एक दूसरे को तरक्की की ओर, डेवलपमेंट की ओर ले जाने के लिए इस पूरे ही ग्रुप का फॉर्मेशन 1985 में जो है किया गया था।
चलिए, मेंबर्स की यदि मैं बात करूं, अभी बात की है पर फिर से कर लेते हैं। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, मालदीव्स एंड अफगानिस्तान जैसे नेशंस हमें यहाँ पे सार्क का हिस्सा देखने को मिल जाते हैं। ऑब्जेक्टिव की यदि मैं बात करूं, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन एंड ट्रेड फैसिलिटेशन। अब यहाँ पे फिर से इकोनॉमी की ही बात की जा रही है कि किस प्रकार से ये सभी देश मिलके आपस में एक दूसरे की इकोनॉमी को ग्रो करेंगे, बूस्ट करेंगे, साथ ही साथ एक दूसरे के साथ काफ़ी अच्छे तरीके से व्यापार जो है उसे भी मेंटेन करेंगे। कल्चरल एंड एजुकेशनल एक्सचेंज, साथ ही साथ जो कल्चरल, एक दूसरे के जो कल्चरल बिलीव्स होते हैं, कल्चरल जो वैल्यूज़ होते हैं उन्हें एक्सचेंज करने वाले हैं। एजुकेशनल एक्सचेंज करने वाले हैं, मतलब शिक्षा जो है उसे भी एक्सचेंज करेंगे। शिक्षा और कल्चर के क्षेत्र में भी ये लोग कई सारी पॉलिसीज़ जो है उनका इंट्रोडक्शन करेंगे। रीजनल सिक्योरिटी एंड डिज़ास्टर मैनेजमेंट, साथ ही साथ अपनी रीजनल सिक्योरिटी को भी मेंटेन करेंगे और डिज़ास्टर मैनेजमेंट की बात करेंगे। मतलब कि यदि इन देशों में से किसी भी देश में किसी भी प्रकार का डिज़ास्टर, नेचुरल डिज़ास्टर अगर होता है तो उस चीज़ से कैसे डील किया जाएगा। बाकी के सभी देश मिलकर उस देश को हेल्प करेंगे उस पूरे ही नेचुरल डिज़ास्टर से ओवरकम करने के लिए। किसी देश में बहुत बाढ़ आ गई, सूखा पड़ गया या कोई और समस्या आ रही है तो उस चीज़ का समाधान किस प्रकार से निकालें, उस चीज़ से छुटकारा कैसे पाएँ, उस चीज़ से ओवरकम कैसे करें। इस प्रकार की चीज़ें हमें यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स के अंतर्गत देखने को मिल जाती हैं। बात करूंगी इंडिया के रोल की कि भाई इंडिया का क्या रोल है। इंडिया इज़ द लार्जेस्ट इकोनॉमी एंड सार्क एंड प्लेज अ लीडरशिप रोल। अभी जो सार्क के जितने भी नेशंस हमने देखे ना, उसमें सबसे बड़ी इकोनॉमी हमें अपने देश की देखने को मिलती है, इंडिया की देखने को मिलती है, जिसके कारण हमारा देश एक प्रकार के लीडरशिप रोल को प्ले करता है। मतलब हमारा देश एक प्रकार से लीडर की तरह कार्य करता है व्हेन इट कम्स टू द सार्क ग्रुप। इंडिया प्रमोट्स रीजनल कनेक्टिविटी एंड ट्रेड अग्रीमेंट। अब इंडिया यहाँ पे जो रीजनल कनेक्टिविटी होती है ना, मतलब जो लोकल तो नहीं बोल सकते, बट आसपास की जो कंट्रीज़ होती हैं उनके बीच की जो कनेक्टिविटी रहने वाली है, जो कनेक्शंस होने वाले हैं, उस चीज़ को हमारा देश प्रमोट करता है कि भाई आप लोग दूसरे देशों, दूर दूर के देशों के पास जाने से बेहतर है आपस में जो है ट्रेड करें, व्यापार करें, ताकि आपकी इकोनॉमी को भी फ़ायदा हो और आपके आसपास रहने वाले देशों की इकोनॉमी को भी फ़ायदा हो। साथ ही साथ अलग अलग प्रकार के ट्रेड अग्रीमेंट्स को भी हमारा देश यहाँ पर इंट्रोड्यूस करता है। सार्क हैज़ बिन इनएक्टिव ड्यू टू इंडिया पाकिस्तान टेंशन, बट अभी कुछ समय से सार्क जो है थोड़ा सा इनएक्टिव रहा है, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान के जो टेंशन्स हैं, जो कन्फ्लिक्ट हैं, उनके कारण समय समय पर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कई सारे कन्फ्लिक्ट, कई सारे मतभेद हमें देखने को मिल जाते हैं। जिसमें से एक तो अभी रिसेंटली हमें देखने को मिला पहलगाम अटैक के बाद कि किस प्रकार से हमारे देश ने ऑपरेशन सिंदूर को पूरा ही इम्प्लीमेंट कराया और बहुत ही सही तरीके से जो पीओके और पाकिस्तान में टेररिस्ट थे उन्हें मार गिराया। तो इस प्रकार के कन्फ्लिक्ट के कारण सार्क जो ग्रुप है, इसकी वर्किंग में थोड़ी सी हमें देखने को बोलना चाहिए कमी देखने को मिल जाती है, थोड़ा सा स्लो पेस देखने को मिल जाता है, क्योंकि समय समय पर जैसे ही चीज़ें नॉर्मल होने वाली होती हैं, इंडिया और पाकिस्तान का नया कॉन्फ्लिक्ट निकल के आ जाता है, जिसके कारण सार्क की जो वर्किंग है वो एज़ यूजुअल एकदम नॉर्मल तरीके से वर्क नहीं कर पाती। तो ये बात तो हो गई हमारे इस पूरे ही इंटरनेशनल ग्रुप की। एंड बात करते हैं अब हम यहाँ पे इंडिया के रोल की। आई गेस हाँ, इंडिया का रोल भी डिस्कशन हो चुका है, यहाँ पे मेंबर्स की बात हो चुकी है, ऑब्जेक्टिव हम डिस्कस कर चुके हैं। साउथ एशियन पूरा ही जो हमारा एसोसिएशन था रीजनल कोऑपरेशन का, इसे हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम चलेंगे यहाँ पे कुछ अदर इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल ग्रुप्स हमें देखने को मिल जाते हैं, जो इसमें से सबसे पहले आता है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम शॉर्ट में SCO के नाम से जानते हैं। इसका एस्टैब्लिशमेंट हमें 2001 में देखने को मिला फॉर सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। अगेन यहाँ पे जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, इसका भी जो एस्टैब्लिशमेंट है वो इकोनॉमिक रीजंस की वजह से हुआ, इकोनॉमी में डेवलपमेंट के लिए हुआ, साथ ही साथ एक तरीके से जो सिक्योरिटी है, जो सुरक्षा है, उसके लिए हुआ। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे इसके मेजर नेशंस की, तो वो हो जाता है रशिया, कजाकिस्तान, ईरान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया एंड चाइना। मेजरली इसमें हमें जो सेंट्रल एशिया की कंट्रीज़ होती हैं वो देखने को मिल जाती हैं, और साथ ही साथ रशिया, इंडिया और चाइना जैसी कंट्रीज़ भी हमें यहाँ देखने को मिलती हैं। मेंबर्स की अभी हमने बात करी। इंडिया ने 2017 में इस ग्रुप को ज्वाइन किया एंड फोकस इज ऑन काउंटर टेररिज्म एंड ट्रेड। अब जो हमारा देश है इस पूरे ही ग्रुप में क्या कर रहा है, हमारा जो देश है यहाँ पे एंटी टेररिज्म जो है एक्टिविटीज़ उन्हें परफॉर्म करता है, टेररिज्म को ख़त्म करने के ऊपर विश्वास रखता है, टेररिज्म पे फोकस करता है, किस प्रकार से टेररिस्ट जो एक्टिविटीज़ हैं उन्हें कम किया जाए और टेररिज्म को विश्व से मिटाया जाए। अब यहाँ पे एक चीज़ देखने वाली हो जाती है, वो ये है कि यहाँ पे सिक्योरिटी की बात हो रही है, एंटी टेररिज्म की बात हो रही है इस ग्रुप में, और पाकिस्तान इस ग्रुप का हिस्सा है। तो मतलब
ठीक है। सो अब ये चीज़ तो यहाँ पे हो गई। अब आगे बात करते हैं हम लोग। ये चीज़ थोड़ी सी अजीब है कि यहाँ पे ये जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, पाकिस्तान इस ग्रुप का हिस्सा देखने को मिलता है, और इस ग्रुप का जो मेजर एक गोल है वो हमें सिक्योरिटी देखने को मिल जाता है। टेररिज्म के अगेंस्ट यहाँ पे बात की जाती है, टेररिज्म को काउंटर करने की, टेररिज्म को ख़त्म करने की बातें यहाँ की जाती हैं, और पाकिस्तान जैसी कंट्री यहाँ पे हमें इस पूरे ही ग्रुप का हिस्सा देखने को मिलता है। सो चलिए ठीक है। तो नेक्स्ट है यहाँ पे एशियन ग्रुप, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। अब यहाँ पे हमें साउथ ईस्ट एशियन जो नेशंस होते हैं उनका एसोसिएशन, उनका एक ग्रुप देखने को मिलता है जिसे हम एशियन के नाम से जानते हैं। इसका एस्टैब्लिशमेंट 1967 में हुआ टू प्रमोट इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इन साउथ ईस्ट एशिया। बेसिकली यहाँ पे जो मेंबर्स होते हैं वो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ होते हैं, और यहाँ पे इस पूरे ही एसोसिएशन का जो मेजर गोल होता है वो यही होता है कि जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़, फॉर एग्जाम्पल म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, मलेशिया, वियतनाम, कंबोडिया, सिंगापुर, ब्रूनी, इंडोनेशिया और फिलीपींस, इस प्रकार के जो नेशंस होते हैं, यहाँ पे एक तरीके से इकोनॉमिक और जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है दोनों ही चीज़ों को मेंटेन किया जा सके, मतलब इकोनॉमी में ग्रोथ यहाँ पे लाई जा सके। मेंबर्स की हमने बात करी, इंडिया हैज़ अ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद एशियन अंडर एक्ट ईस्ट पॉलिसी। हालांकि इंडिया डायरेक्टली इस पूरे ही ग्रुप का मेंबर नहीं है, फिर भी हमारा देश एक फॉरेन पॉलिसी को फॉलो करता है जो कि है एक्ट ईस्ट पॉलिसी। इस एक्ट ईस्ट पॉलिसी के अंतर्गत हमारा देश एशिया की जो कंट्रीज़ हैं उन्हें व्यापार, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के टाइम पे थोड़ा सा एक तरीके से प्रायोरिटाइजेशन जो है वो प्रदान करता है, कोशिश करता है कि हम यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड जो हमारी ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं, एशियन कंट्रीज़ हैं, उनके साथ करें, ताकि हमारी जो एशियन कंट्रीज़ है उनमें डेवलपमेंट देखने को मिले, उनकी जो इकोनॉमिक कंडीशन है उसमें हमें थोड़ा सुधार देखने को मिले। चलिए ये बात तो हो गई यहाँ पे एशियन ग्रुप की। नेक्स्ट डिस्कस करेंगे हम क्वाड के बारे में, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायगोनल। अब ये जो क्वाड ग्रुप है ये एक प्रकार का अनऑफिशियल ग्रुप है जो कि जापान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए के बीच में देखने को मिलता है। अब यहाँ पे क्वाड इसलिए नाम दिया गया है क्योंकि अगर आप ज्योग्राफिकली इन देशों को देखें और इन्हें जोड़ने की कोशिश करें तो एक क्वाड्रिलेटरल टाइप का स्ट्रक्चर हमें देखने को मिल जाता है, इसीलिए इस पूरे ही ग्रुप को हम क्वाड के नाम से जानते हैं, जिसे हम क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग के नाम से भी जानते हैं। मतलब फुल फॉर्म इसका क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग हो जाएगा, शॉर्ट इसका क्वाड हो जाएगा। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। इनफॉर्मल स्ट्रेटेजिक अलायंस बिटवीन इंडिया, यूएसए, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया इनफॉर्मल एक तरीके से स्ट्रेटेजिक अलायंस है। इट फोकसेस ऑन इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी एंड क्लाइमेटिक कोऑपरेशन। अभी जो इंडो पैसिफिक वाला पूरा रीजन हो जाता है ना, यहाँ पे पूरी बेसिकली बात की जा रही है इस पूरे ही रीजन में एक तरीके से सिक्योरिटी को मेंटेन करना, साथ ही साथ यहाँ पे क्लाइमेटिक कोऑपरेशन और टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के काम ये चारों ही देश आपस में मिलके करते हैं, इसीलिए यहाँ पे इसे क्वाड के नाम से जाना जाता है। देन है नेक्स्ट फाइव आइज अलायंस। नाउ व्हाट इज़ फाइव आइज अलायंस, चलिए देखते हैं। फाइव आइज अलायंस में मेजर कंट्रीज जो हमें देखने को मिलेंगी, फाइव आइज से पता चल रहा है 5 मेंबर्स रहने वाले हैं। अब यहाँ जो 5 मेंबर्स होते हैं वो होता है कनाडा, यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। अब ये जो देश होते हैं आपस में मिलकर इसके अंतर्गत क्या करते हैं, चलिए देखते हैं। इंटेलिजेंस शेयरिंग नेटवर्क बिटवीन यूएसए, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। अब ये जो पूरे ही देश हैं आपस में मिलकर इंटेलिजेंस शेयरिंग नेटवर्क को होल्ड करते हैं, जिसके अंतर्गत यहाँ पे हमारा जो देश है, यहाँ पे इसका डायरेक्ट मेंबर तो हमें देखने को नहीं मिलता, बट समय समय पर ज़रूरत पड़ने पे हमारा देश इस ग्रुप के साथ कोलैबोरेशन करता रहता है। किस टॉपिक पे, साइबर सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस के अंतर्गत। बेसिकली यहाँ पे हमारा देश अपने यहाँ के नेटवर्क, अपने यहाँ के कंप्यूटर नेटवर्क्स को, इंटरनेट को, जो हैकर्स वगैरह होते हैं उनसे प्रोटेक्ट किस तरीके से किया जाए, सिक्योरिटी को और स्ट्रॉन्ग किस प्रकार से बनाया जाए, इस प्रकार के इश्यूज़, इस प्रकार के टॉपिक्स को डिस्कस करने के लिए, इन पे बेटर सोल्यूशन प्राप्त करने के लिए इस पूरे ही जो ग्रुप है, जिसे हम यहाँ पे इंटेलिजेंस शेयरिंग नेटवर्क के नाम से भी जानते हैं, इंटेलिजेंस शेयरिंग नेटवर्क तो नहीं बोल सकते हम इसे, फाइव आई अलायंस होता है, एक तरीके से इंटेलिजेंस अलायंस के नाम से जानते हैं बेसिकली। तो इस पूरे ही ग्रुप के साथ यहाँ पे हमारा देश समय पड़ने पे कोलैबोरेशन करता है, और ये सारे देश ही इस तरीके से कार्य करते हैं आपस में मिलके कि ये जो एक तरीके से नेटवर्क है, नेटवर्किंग को किस प्रकार से स्ट्रॉन्ग बनाया जाए, किस प्रकार से नेटवर्क्स को और प्रोटेक्ट किया जाए। जो हैकर्स होते हैं उनसे हमारे जो भी नेटवर्क होते हैं, आजकल पूरी दुनिया जो है डिजिटल देखने को मिल जाती है, हमें सारे ही ऑफिशियल नॉन ऑफिशियल वर्क्स जो हैं ऑनलाइन हमें डन करते हुए नज़र आते हैं। तो सारी ही चीज़ों को इस प्रकार से प्रोटेक्ट किया जाए, प्रिजर्व किया जाए कि किसी भी प्रकार की समस्याएं हमें यहाँ पे देखने को ना मिले, स्मूथली चीज़ें वर्क करती रहें। इन चीज़ों को इंश्योर करने के लिए, इन चीज़ों पे ही और डेवलपमेंट की ओर जाने के लिए ये सारे ही देश आपस में कार्य करते हैं। लेकिन इंडिया
डायरेक्ट मेंबर नहीं है, बट फिर भी समय समय पे कोलैबोरेट यहाँ पे करता हुआ हमें नज़र आ जाता है। एंड आई गेस दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो एवरीवन। आई रियली होप कि आज के जो इंटरनेशनल ग्रुप्स थे आपको सभी को सही तरीके से समझ में आए। ऐसा कोई इंटरनेशनल ग्रुप है जो कि इस क्लास में रह गया है, हम डिस्कस नहीं कर पाए हैं, तो प्लीज़ टेल मी द नेम ऑफ दैट ग्रुप इन द कमेंट सेक्शन। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में उस पूरे ही ग्रुप को कवर करने की कोशिश करेंगे। एंड साथ ही साथ डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, स्पेशली विद दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स 2025। ये जो पूरे ही टॉपिक्स हैं इंटरनेशनल ग्रुप वाले, उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपकी जो प्रिपरेशन है वो भी काफ़ी स्मूथ पेस पे चल रही है, आप सही तरीके से वर्क कर रहे हैं, कंसिस्टेंट हैं, साथ ही साथ यू आर हेल्दी एंड यू आर हैप्पी। आई रियली होप यू ऑल आर डूइंग वेल, you all are doing great in your lives. At last, I would like to say just one thing, that I'm really grateful that you all watched this video till this end. So yeah, thank you, thanks for watching, thank you.